नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। विद्यार्थियों, कल हमने यूपी पेट 2025 को टारगेट में रखकर हिंदी सिलेबस की चर्चा की थी। आज उसी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सीधे चलते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला पर, बातें भी होती रहेंगी और प्रश्नों की भी चर्चा होती रहेगी। ये अचूक वार सीरीज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आप लोग विषय सूची देख लीजिएगा। संधि विचार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और वचन, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं और इस पेपर की जो जान है गद्य एवं पद्य का विश्लेषण। शुरुआत ही हम करेंगे गद्य और पद्य के विश्लेषण से। ये आपका पहला गद्यांश आ गया आपके समक्ष। देखिएगा, लिखा गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शुरुआत करते हैं हम, यहां से शुरुआत करेंगे और मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, साथ में उत्तर ढूंढने का प्रयास भी करते रहिएगा। यहां से हम शुरुआत करें तो लिखा गया है, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। यहां तक की एक लाइन आपकी पूरी हो गई और ध्यान में ये बातें रख कर आप चलिए किसके बारे में बातें कही जा रही और कौन सी बातें कही जा रही, क्योंकि इसी के अनुसार आप इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। अगली लाइन है, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यह आपकी दूसरी लाइन हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। यानी कि जिसने समय का सही सदुपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। फिर आगे की बातें कही जाती हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं, यानी कि समय पर दोषारोपण करते हैं। फिर आगे लिखा गया है, वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है, यानी कि सत्यता की बात की जाए तो उससे ठीक उल्टा होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं, यानी कि अपनी नासमझी को वो समय के ऊपर थोप देते हैं। फिर आगे लिखा गया है, कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है, यानी कि अनावश्यक समय बिताना आलसपन घेरे हुए होता है, उसी के अनुसार उनका समय बीतता हुआ चला जाता है, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आगे लिखा गया है, ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। बातूनी होने का आशय ये है कि वो सिर्फ बात को ही प्राथमिकता देते हैं, बातें करते रहते हैं, काम करने में बिल्कुल रुचि नहीं होती। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है, यानी कि दुनिया के जितने भी सफल व्यक्ति हैं उन्होंने अपने कार्य को प्राथमिकता दी और उसी की व्यस्तता के साथ अपने जीवन को बिताया और उसी से वो सफल हुए। फिर आगे लिखा गया है, उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति की सफलता का राज समय का सदुपयोग है। उन्होंने समय को पहचाना, समय के अनुसार अपनी कार्यशैली को बदला, इसी वजह से वो सफल हुए। फिर आगे लिखा गया है, आगे की बातें देखिएगा, आगे लिखा गया है, उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य
फलप्रद नहीं होता, यानी कि समय बीत जाने के बाद उसका कोई फल नहीं मिलता। ये तो आपकी पूरी पंक्ति हो गई थी। अब पंक्ति के अनुसार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 4 विकल्प भी दिए रहेंगे। तो उन्हीं चारों विकल्पों के अनुसार जितनी बातें पंक्ति में कही गई हैं इसी को आपको पूर्ण मानना है, इससे बाहर जाके कोई उत्तर नहीं देना है। आते हैं हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका आ गया आपके समक्ष और पूछा है इसमें कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। 4 विकल्प आपके समक्ष है। पहला विकल्प है अपनी विभिन्न कमियां। क्या आपकी पंक्ति में ऐसी कोई बातें कही गई कि अपनी विभिन्न कमियों को छिपाते हो। फिर दूसरा विकल्प है आपका अपनी अकर्मण्यता और आलस्य। और तीसरा विकल्प है अपना बातूनीपन। और चौथा ऑप्शन है अपना निठल्लापन। अब ध्यान दीजिएगा, अब चारों विकल्पों में से आपको वही विकल्प चुनना है जिस विकल्प की सीधी बात आपके पंक्ति में की गई है। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न देख लीजिएगा, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। और हम चलते हैं आपके पैराग्राफ पर। तो यहाँ पे देखिएगा, सीधे आपको ये ढूंढना है कहाँ पे कमियों को छिपाने की बात की गई है। फिर से लेते हैं यहाँ से पंक्ति को, हम रिवीजन पे लेते हैं। जिस विद्यार्थी ने समय की सीमा जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। यहाँ पे कमियों को छिपाने की कोई अभी बातें नहीं की जा रही। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई प्रश्न के अनुसार। फिर आगे कहा गया है, जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। यहाँ पे भी अभी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर आगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। प्यारे साथियों, सीधा आपका उत्तर यहाँ पे आपको मिल चुका है। जो आपका प्रश्न बना था यहाँ पे आपका उत्तर मिल चुका है, जहाँ पे वो छुपा रहे हैं। यहीं से ध्यान दीजिएगा, अकर्मण्यता और आलस्य को वो समय की कमी के बहाने क्या करते हैं, छिपाने का काम करते हैं। आपका उत्तर मिल चुका है। पहले प्रश्न का उत्तर सीधे ये देखिएगा, आपका प्रश्न था कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं। यही उत्तर आपका सही होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अगर किसी विद्यार्थी को सफल होना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। अगर वास्तविक बात करूं, पंक्ति भले दी गई है लेकिन इसका उत्तर आप स्वयं से पढ़कर दे सकते हो। भले चारों के चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं और आपको लगे कि इसका क्या हुई उत्तर दें। पहला है समय पर काम करना। क्या विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समय पर काम करना, समय की दुहाई देना, दृढ़ विश्वास बनाए रखना, समय की कीमत समझना। अब यहाँ पे देखिएगा, समय पे काम करने से कोई ये निश्चितता नहीं आती है कि समय पे काम किया गया और सफलता आपको मिल ही जाए। एग्ज़ाम वगैरह आप समय से ही देते हो, जो समय का निर्धारण होता है उसी समय पर जाके पहुंचते हो, लेकिन आपकी पहले से तैयारी बेहतर नहीं होगी तो समय से काम करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये उत्तर तो होगा नहीं। समय की दुहाई देना यानी कि समय पे दोषारोपण करना, इसका कोई मतलब है ये नहीं है। दृढ़ विश्वास बनाए रखना, अरे भाई किस पर बनाओगे, क्योंकि जब आपकी पंक्तियां में समय की बात की गई है तो इसका कोई औचित्य ही नहीं होता है कि ये बात उससे संबंधित हो। समय की कीमत समझना, साफ ही आपकी पंक्तियों में कहा गया है, समय की कीमत जो समझेगा वो सफलता को प्राप्त करेगा। और सफलतम व्यक्ति की यही पहचान रही है, उन्होंने समय के महत्व को समझा, समय का सदुपयोग किया। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता, यानी कि कार्य जो है किस स्थिति में आपको कोई फल नहीं देता। आपके 4 विकल्प हैं, ध्यान दीजिएगा। समय बीत जाने पर, समय बीत जाने पर, समय ना आने पर, और समय अधिक होने पर, समय कम होने पर। अब देखिएगा, समय बीत जाने पर कार्य किसी स्थिति में फलप्रद नहीं होता। ये आपका पहला आंसर, पहला विकल्प का उत्तर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है चौथा, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है। पहले तो उपसर्ग के बारे में जानिएगा। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के आदि यानी कि आरंभ में लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगर इस शब्द को तोड़ते हैं तो हम 3 खंडों में तोड़ सकते हैं, मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आ निकालेंगे। देखिएगा, यहाँ से आ को निकालेंगे और आ के बाद हम कर्मण्य को अलग रखेंगे, उसके बाद ता को निकाल देंगे, तो यहाँ पे आ उपसर्ग हो जाएगा, ता इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय। तो किस विकल्प में ये दिया गया है, बी वाले विकल्प में दिया गया। उपसर्ग आ और प्रत्यय ता जुड़ा हुआ है, बी वाला उत्तर आपका सही होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। आपकी पंक्ति में क्या बोला गया है, समय की कीमत, समय का पालन, समय का सदुपयोग, समय का प्रयोग। आपकी पंक्तियों में सीधे लिखा गया था समय का सदुपयोग, जिसने किया वही श्रेष्ठ बना। आपका सी ऑप्शन एकदम सही होगा। तो ये आपके पहले गद्यांश के 5 प्रश्न थे जो एकदम सरल थे और आप आसानी से कर भी ले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला गद्यांश आपके समक्ष आ जाता है। ये पहले वाले गद्यांश से थोड़ा छोटा है, और आइएगा मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा। बहुत ही बढ़िया गद्यांश है आपका, ये यूपी SSS के एग्जाम में पूछा गया गद्यांश है। आगे बढ़ते हैं, यह है एकता। यहाँ से शुरुआत करते हैं, मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा। लिखा गया है, एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां क्या है भैया, प्रचलित हैं। यथा 10 की लाठी 1 का बोझ, यानी कि कहने का आशय 10 की लाठी अगर एक साथ होती है तो एक व्यक्ति का क्या बन जाती है, बोझ बन जाती है। फिर आगे बोला गया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह भी क्या है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये लोकोक्ति है। फिर आगे लिखा गया, एक तिनके की क्या हस्ती, एक तिनके की क्या हस्ती। फिर आगे लिखा गया है, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है, कोई भी तिनका अगर संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है, यानी कि ताकतवर हाथी भी बांधा जा सकता है। तिनके से अगर रस्सी बना दिया जाए तो हाथी को भी बांधा जा सकता है। हाथी स्वयं में बहुत ही बलशाली पशु होता है। फिर आगे है, एक ईंट की क्या बिसात, लेकिन जब यही ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब ईंटों से मिलाकर दीवार बना दी जाती है तो उसे तोड़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। फिर आगे लिखा गया है, एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, यानी कि कहीं पे एक बूंद जल की गिरती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन फिर आगे कहा गया, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। जब बूंदें एकत्र होकर एक सागर का रूप ले लेती हैं तो उन्हें लांघना यानी कि पार करना दुष्कर हो जाता है, आसान काम नहीं होता। फिर आगे चलते हैं, एक चींटी की क्या औकात,
अकेले चींटी की कोई औकात नहीं होती, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियां एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं, इकट्ठे लग जाती हैं, किसी भी पशु पक्षी के मृत शरीर पे लग जाएं या किसी खाद्य पदार्थ पे लग जाएं तो एक समय ऐसा आता है कि उसको पूर्णतः समाप्त ही कर देती हैं। फिर आगे देखा गया है, एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों के द्वारा आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वे टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते। इन दृष्टांतों से स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। क्या है भैया? एकता में ही बल है। ये पंक्तियां तो हो गई। अब आगे चलते हैं हम प्रश्नों पर। प्रश्न आपका आपके समक्ष आता है, तिनके की क्या विशेषता है? यानी कि तिनके के बारे में जो बोला गया है, तिनके की विशेषता, तिनका व्यर्थ का कचरा है। क्या आपकी पंक्ति में ऐसी कोई बातें बोली गई? नहीं बोली गई। तिनका घास का काम करता है, ये बात भी आपकी पंक्ति में नहीं बोली गई, जबकि वास्तविकता है कि सूखी घास को ही तिनका बोला जाता है, लेकिन वास्तविकता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो पंक्ति में बातें बोली गई हैं उसी के अनुसार हमें सारा का सारा उत्तर देना है। फिर तीसरा विकल्प आपका आ जाता है, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। ये बात साफ ही आपकी पंक्ति में कही गई है और यही आपका सही उत्तर होगा। डी वाला है, तिनके से चिड़िया घोंसला बनाती है। हाँ, वास्तव में तो बनाती है, लेकिन पंक्ति में आपकी बातें ये नहीं कही गई है, इसलिए इसको उत्तर आप कभी नहीं मानिएगा। यही होती है आपकी मनोवैज्ञानिक बुद्धि का परीक्षण, तभी आप कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है। अगला प्रश्न है, बूंदों के मेल का क्या महत्व है? अब भैया बूंदों के मेल का क्या महत्व है ये आपको बताना है। पानी बन सकती है, क्या ऐसी कोई बात बोली गई कि बूंदें पानी बनती है? भले पानी की ही बूंदें होती है, लेकिन पंक्ति में कोई बातें ऐसी नहीं बोली गई कि पानी बन सकती हैं। बूंदें क्या पानी नहीं बन सकती? पानी की ही बूंदें होती है, लेकिन बूंदें पानी नहीं बन सकती। फिर बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। अरे साफ है, तो ये बतिया कही गई आपके पंक्ति में। बूंदों के मेल से कुछ नहीं हो सकता, ऐसी कोई बातें नहीं कही गई। फिर आगे बूंदों के मेल से घड़ा भर जाता है। हाँ, बूंदों के मेल से घड़ा भरता है, बारिश होती है, अगर आप घड़ा खुले आसमान के नीचे रख दोगे तो घड़ा भरेगा, लेकिन ऐसी कोई बात आपकी पंक्ति में नहीं कही गई, इसलिए आपका विकल्प बी होगा, जो बातें कही गई हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब चींटियां एक साथ हो जाती हैं तो क्या करती हैं, यानी कि क्या कमाल कर जाती हैं? एक पंक्ति बना लेती हैं। अरे वास्तविकता पे आप जाओगे, उत्तर गलत कर दोगे। चींटियों की तो पंक्ति बनती है, लेकिन कहीं पे आपकी पंक्ति में चींटियों को पंक्ति बनाने की बात नहीं कही गई है। दूर तक चली जाती हैं। हाँ, इनका चलने का गुण है। एक समय ऐसा होता है कि अगर ये चलती है तो जहाँ इनका लक्ष्य होता है वहाँ पे ये पहुँच जाती हैं। काटना शुरू कर देती हैं। काटना चींटियों का स्वाभाविक गुण है। काटती तो है ये है, लेकिन काटने की कोई बात नहीं की गई है। अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। पंक्ति में ये बातें कही गई हैं, इसलिए आपका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये भैया लोकोक्ति है, और लोकोक्ति के बारे में अगर बात की जाए, जो हमारी पुरानी कहावतें हैं, कार्य के आधार पे पुरानी कहावतें बना दी गई, लोक में प्रचलित कथन को ही क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका उत्तर आपको बताना है, और इसका उत्तर आपका क्या होगा ये बताना है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है, अगर कोई कार्य योजना बनाना है, आपको किसी कार्य को परिणाम तक पहुंचाना है, तो अकेले आप उसे अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे या जल्दी नहीं कर पाओगे। आपको अन्य सहयोगियों की भी आवश्यकता होगी। और किसी कार्य को लेकर अगर हम कोई कार्य शुरू करते हैं, कोई हमें सहयोग नहीं मिलता, जबकि सहयोग की आवश्यकता होती है, तो हम रंज बस या गुस्से में बोल सकते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और आपका उत्तर क्या होगा? ए वाला विकल्प आपका सही होगा। बाकी अकेला व्यक्ति कुछ भी
कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो भाड़ देखिएगा, लोकोक्ति और मुहावरे में एक बात होती है, जिस शब्द का प्रयोग आपके लोकोक्ति और मुहावरे में किया गया रहेगा, अगर वो आपके पंक्ति यानी कि अर्थ वाले कॉलम में वो शब्द आते हैं तो 100% वो उत्तर आपका नहीं होता है। अकेला चना कुछ नहीं कर सकता, इस आधार पे भी आप कर सकते थे, क्योंकि चना शब्द का प्रयोग आपके लोकोक्ति में हुआ है, उत्तर में ये रहेगा तो कतई वो उत्तर सही नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपका, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब यहीं पे बातें फंसती हैं। लोग क्या करते हैं, शीर्षक निकालने में उनको बहुत दिक्कत होती है, निकाल पाते नहीं। बस यही गौर करना होता है किसके बारे में बातें कही गई हैं और क्या बातें कही गई हैं। यहाँ पे देखिएगा, जितनी भी बातें कही गई हैं, क्या संगठन में शक्ति है, बूंदों से सागर बनना, अनेकता में एकता, जीवन की सच्चाई। तो अगर आप देखिएगा कहीं पे जीवन की सच्चाई की बात नहीं की गई है, अनेकता में एकता की बात एक आध दो पंक्ति में की गई है, लेकिन पूरा सार उस पर आधारित नहीं होता। बूंद से सागर बनता एक ही बार बोला गया, पूरा का पूरा अर्थ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमता, इसलिए ये भी विकल्प आपका नहीं होगा। अगर सबका सारांश निकालेंगे तो अलग अलग तरीके से संगठन में शक्ति होती है, इसी का प्रमाण दिया गया और आपका उत्तर क्या होगा, संगठन में शक्ति है, यही आपके शीर्षक का उचित उत्तर होगा। चलिए ये तो बात हो गई, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ गया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न क्या आ गया, आपसे पूछा गया भैया पिनाकी और चंद्रमौली। क्या पूछा गया, पिनाकी और चंद्रमौली निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का आशय होता है एक ही व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक नाम। तो यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों नाम जो हैं आपके किसके हैं, क्या विष्णु के हैं या महादेव के हैं, ब्रह्मा के हैं या इंद्र के हैं। चारों में से आपको बताना है। अभी तो आप लोगों से हमने कमेंट की इच्छा तो की नहीं, लेकिन अब आप लोगों से मेरी इच्छा है कि कमेंट में चारों के चारों, जितने चारों विकल्प दिए गए हैं, चारों के कम से कम 5 पर्यायवाची कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और आप जितने भी पर्यायवाची लिखेंगे उससे नई पर्यायवाची मैं यहाँ पे दूंगा, चाहे मौखिक या लिखित। मौखिक बोलूँगा तो ज़्यादा दे दूंगा और लिखित लिखूंगा तो कम पाओगे। जैसी आप लोगों की इच्छा होगी वैसा दूंगा, लेकिन जो कठिन शब्द होंगे उसको जरूर लिख दूंगा। यहाँ पे अगर मैं विष्णु की बात करूं, अभी मैंने उत्तर नहीं दिया, उत्तर देने का काम आप लोगों का है, मैं अंत में उत्तर दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं विष्णु की बात करूं तो विष्णु की पर्यायवाची जो अभी पूछी जा रही है भैया, हाल ही में जनार्दन पूछा जा रहा है। जनार्दन पूछा जा रहा है। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, और जनार्दन के अलावा धाता क्या पूछा जा रहा है, धाता शब्द पूछा जा रहा है। धाता के अलावा दाता भी पूछा जाता है। दाता के अलावा उपेंद्र भी खूब पूछा जाता है। उपेंद्र के अलावा एक पर्यायवाची और इनकी हो जाती है, शिरीष भी खूब पूछा जाता है। बाकी तो रमेश है, ये है, और एक है शेष साई। शेष साई हाल ही में पूछा गया, इनकी पर्यायवाची है, ये ध्यान दीजिएगा, शेष साई। ये इतनी इनके पर्यायवाची हो गई। फिर आगे अगर हम महादेव की बात करें तो महादेव की जो सिलेक्टेड पर्यायवाची है, अभी हाल ही में पूछी जाने वाली पर्यायवाची भूतेश है। कौन सी है, भूतेश है। बाकी चंद्रचूड़, चंद्रमौली और पिनाकी, ये तो इनके पर्यायवाची होते हैं और उत्तर भी यही होगा, जान लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। और पिनाकी क्यों कहा जाता है इस पर मैं चर्चा करूंगा। भैया पिनाक नाम की एक धनुष है और शिव की धनुष को ही पिनाक कहा जाता है, और शिव की धनुष को ही पिनाक कहा जाता है। और सारी धनुषों में सबसे शक्तिशाली धनुष पिनाक है। सीता स्वयंवर में टूटी हुई धनुष भी पिनाक ही है, जो इन्होंने अपने शिष्य किसको दिया था, परशुराम जी को दिया था। वही धनुष राम जी ने आके तोड़ा था और इसलिए इनको पिनाकी भी कहा जाता है। आगे चलेंगे, महादेव, शंकर, शिव, ये सारी बातें बोली जाती हैं इनके बारे में। गिरजापति भी बोला जाता है, ये अन्य नाम है, लेकिन भूतेश आप जरूर याद रखिएगा। अगर ब्रह्मा के पर्यायवाची की बात करें तो इनको नब्ज योनि कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, और अक्षर भी इनके नाम की पर्यायवाची है। और लोकेश भी पूछा गया, अभी हाल ही में लोकेश पर्यायवाची इनकी पूछी गई। फिर अगर इंद्र की बात करें, इंद्र
समझ लो, एग्जामिनर को इनके नाम से हो गया है प्यार। इंद्र की पर्यायवाची अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। अगर साल भर में 10 से 12 एग्जाम होते हैं तो उनमें से 6 से 7 एग्जाम ऐसे होंगे इंद्र की पर्यायवाची अवश्य पूछी जाएगी। इंद्र की पर्यायवाची मैं बोलता हूँ, आप सुनते चलिएगा। जैसे इंद्र को जिमूति वाहन कहा जाएगा, जिष्णु कहा जाएगा, अमरपति कहा जाएगा, शक्र, पुरंदर, मघवा, ये आदि नामों से बुलाया जाएगा और सहस्त्राक्ष भी इनको बोला जाएगा। ये इंद्र की पर्यायवाची हैं। देवराज, देवेश, देवेंद्र, ये सारी पर्यायवाचियां भी इन्हीं की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपका आ जाता है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। अब भैया जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? क्या वनाग्नि कहते हैं? वनाग्नि, वन की अग्नि तो होती है लेकिन इस नाम से इसको प्रसिद्धि नहीं मिली है। तो जंगल में लगने वाली आग का उत्तर आप दीजिए, क्योंकि यहाँ पे संशय में डालने वाले ऑप्शन आपके समक्ष हैं, क्योंकि आप संशय में जरूर पढ़ोगे और जल्दबाजी में गलती भी करोगे, उसी गलती में मैं कराऊंगा सुधार। अगला विकल्प है दावानल और उसके बाद है बड़वानल, फिर है क्या? जठराग्नि। तो बताइएगा चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। और आगे बात करें यहाँ पे तो आपका सही उत्तर दावानल होगा। बड़वानल समुद्र की आग को कहते हैं और जठराग्नि जो है पेट की आग को कहते हैं। पेट की आग की जो को जठराग्नि कहते हैं। वनाग्नि क्या है? वनाग्नि इसकी पर्यायवाची हो सकता है। अगर ये विकल्प ना होता तो इसके साथ हम जा सकते हैं, लेकिन अगर होगा तो पहली प्राथमिकता हम दावानल को ही देंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपका आ जाता है, हाथ कंगन को आरसी क्या? ये आपकी लोकोक्ति है। लोकोक्ति का सही उत्तर देना है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, दूसरा विकल्प है विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है, और बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है, और डी विकल्प है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पहले तो जानिए हाथ, और हाथ में पहना जाता है कंगन, और आरसी माने होता है दर्पण। कहने का आशय यह है, अगर आप हाथ में कड़ा या कंगन पहनते हो तो आपको दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। दर्पण की आवश्यकता होती है स्वयं के मुखमंडल को देखने के लिए। इसीलिए ये लोकोक्ति बन गई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप हाथ में ये देखो, मेरे हाथ में ये कलावा बंधा हुआ है तो इसके लिए मुझे दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे माथे पे टीका लगा हुआ है, इसके लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होगी। तो ये बातें बनती हैं, यहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका आता है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। एकदम सरल दे दिया गया है और बारीकी से इस पे ध्यान देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपके उत्तर गलत आएंगे। लिखा गया है, मैं गुरुजी का दर्शन किया। पहली बात तो ये जानिए, सम्मान सूचक व्यक्तियों के लिए सहायक क्रियाएं सदैव बहुवचन में होती हैं। अगर यही बात आप कंठस्थ रखोगे कभी भी गलती होगी नहीं। सम्मान सूचक या पद सूचक शब्दों के लिए सहायक क्रिया हमेशा बहुवचन में होगी। मैं गुरुजी का दर्शन किया बिल्कुल नहीं होगा। मैं गुरुजी को दर्शन किया, यहाँ पे देखो कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि है और क्रिया संबंधी भी अशुद्धि है। मैं गुरुजी को दर्शन किए, यहाँ पे कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि आ गई है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, यही उत्तर आपका होगा। और एक बात और आप लोगों को ढूंढना है, कमेंट में बताइए चारों के चारों विकल्पों में एक कमी रह गई है और क्या होना चाहिए आप बताइएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन चारों में क्या होना अति आवश्यक है, क्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा और अगर गौर कीजिए, एकदम बारीकी से देखिए, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। चारों के चारों विकल्प में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए और मैं आपसे पूछूंगा किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, बताइएगा कमेंट में। और आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार है। ऑप्शन भी आपको दे देता हूं, क्या पूर्ण विराम रहेगा, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयाद बोधक चिन्ह। 4-5 ऑप्शन मैंने दे दिए, आप बताइएगा, आप बताते रहिए, मैं तब तक आपको उत्तर बता देता हूं। सब में पूर्ण विराम रहेगा, सब में आपका पूर्ण विराम रहेगा। पूर्ण विराम वाक्य की पूर्णता को भी
दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका आखिरी, और नाम दिया गया है प्रेमचंद। और प्रेमचंद के बारे में बोला, भैया प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताओ। तो प्रेमचंद के बारे में कुछ मौखिक चर्चा मैं करना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा। प्रेमचंद के अगर मूल नाम की बात करें तो प्रेमचंद इनका मूल नाम नहीं है, इनका उपनाम है, और इनका मूल नाम धनपत राय है। इनका एक अन्य नाम नवाब राय भी है, और यही काशी में लमही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और ये उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही भी इनको कहा जाता है। और गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, चारों के चारों इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। लेकिन इनका अधूरा उपन्यास जो है वो क्या है भैया, मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। और इन्होंने कई कहानी लिखी, जैसे ईदगाह कहानी, जो हम बचपन में पढ़ते थे, लगभग पाँचवीं कक्षा में पढ़ते थे। हामिद के चिमटे वाली जो बात है इन्हीं के द्वारा लिखी गई वो कहानी है, जिसका थोड़ा सा भाग हमें 5वीं की कक्षा में पढ़ने को मिलता है। कफन भी इनकी कहानी है, और इनकी कहानियाँ पढ़ने से न, कहानियाँ और उपन्यास वगैरह पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये आज के लिए इतना ही था आपका प्रश्न। और क्लास कैसी लगी वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और लोगों तक बातों को पहुंचाइएगा। दिन प्रतिदिन मेरा आप लोगों से ये वादा है कि दिन प्रतिदिन एक नई चीज़ पाएंगे। जो भी त्रुटियां रह भी जा रही हैं, हर एक दिन ये सुधार होगा और आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। ये लक्ष्य परिवार का आपसे वादा है। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में।